अमिता सिंह मैम को आमंत्रित करना चाहता हूं और उनके परिचय के लिए मैं राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ से स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में डॉक्टर शशि शर्मा मैम को आमंत्रित करना चाहता हूं। मैम कृपया अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। मैं आरोग्य भारती परिवार काशी प्रांत का आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे आज डॉक्टर अमिता सिंह जी का परिचय आपसे करवाने का अवसर मिला है। मैडम जो हैं कंसल्टेंट है भोपाल में न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स में। मैडम गोल्ड मेडलिस्ट है पोस्ट ग्रेजुएशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन। मैडम की जो आरंभिक शिक्षा है वो नाइजीरिया में हुई है और मैडम ने अपने सारे कोर्सेज वहीं से किए हैं ए लेवल के। मैडम ने खूब सारी देश विदेश की यात्राएं की है और मैडम को पढ़ने का शौक है। चंडीगढ़ पीजीआई से मैडम ने 1981 में अपने कैरियर की शुरुआत की है। इंडिपेंडेंट क्लिनिक उन्होंने 1983 में अपना स्टार्ट किया था। मैडम को एक्सटेंसिव रेंज का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन पे और सब तरह के पेशेंट्स को मैडम देखती हैं जो क्रिटिकली इल लाइक कैंसर पेशेंट्स हैं। तो मैडम का व्यापक अनुभव है और मैडम जो है कम्युनिटी हेल्थ में यूनिसेफ केयर वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर चुकी हैं। मैडम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है तो उन्होंने वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर पे कोटा यूनिवर्सिटी से इग्नू से उनके बहुत सारे आर्टिकल्स न्यूज़पेपर मैगजीन्स में हैं। बहुत सारे टीवी पे टॉक शो मैडम के चलते हैं। मैडम राजभवन में पैनलिस्ट हैं। पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी मैडम काम कर रही हैं। मैडम को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है और मैडम एक्टिव मेंबर हैं भोपाल रन वर्क फॉर ऑन कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम। ये जितने भी जन जागरण के प्रोग्राम हैं वुमेन्स और सबके लिए सोसाइटी के लिए उसके साथ मैडम जुड़ी हुई हैं। तो मैडम हम आपको इनवाइट करते हैं आज के लेक्चर में। आप अपना जो है मैडम का आज का लेक्चर का टॉपिक है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग कोविड एंड बियॉन्ड। तो इस कोरोना महामारी में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर मैडम की चर्चा है। मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ। मैडम आज हमें अपने विचारों से अवगत कराएंगी। वैसे भी मैं भी 1 मिनट एक बात कहना चाहती हूँ। आज आचार्य काश्यप ने बताया है कि आहार जो है महाऔषध है। अगर हम सम्यक आहार व्यवस्था करते हैं हमारा आहार सही है तो हमें किसी औषध की आवश्यकता नहीं है। सर ने भी अभी बताया है। पर एक बात का बहुत ध्यान रखना है जैसा अन्न वैसा मन। जब भी हम भोजन करें तो शांत मन से करें। धुंध में भोजन ना करें। आप इकट्ठे भी भोजन कर रहे हैं तो शांति से भगवान का प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करिए तो फिर आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी और आप अपने शुद्ध सात्विक भावों के साथ अपने जीवन को संतुलित और स्वस्थ रख पाएंगे। इसी के साथ में अपनी बात को विराम देते मैडम को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप सब सुन पा रहे हैं मेरे को, मेरी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन दिया मेरा और मैं बहुत आभारी हूँ डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय सर का। भोपाल आए थे और मेरे को याद है हमारी चर्चा हुई थी तब भी। एक्चुअली सर ने और डॉक्टर तोमर ने मेरा काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया क्योंकि दरअसल देखा जाए जो मॉडर्न मेडिसिन में जो न्यूट्रिशन के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं दे थ्रो बैक समवेयर ऑन आवर एंशिएंट प्रैक्टिसेस जो हमारे पुराने तरीके थे। मगर मैं इसको ये जो बातें मैंने सुनी हैं आज में बहुत ही ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं इसको जोड़ना चाहूँगी जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हुई है विश्व भर में जब से महामारी शुरू हुई तब से लेके अभी तक जो आहार को लेके और अंडरस्टैंडिंग समझ आई है। तो भारतीय परिवेश में जो गाइडलाइंस आई हैं मैं उनको शेयर करना चाहूँगी। वो ऐसी हैं जो हम आसानी से अपने घरों में कर सकते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें ये सबसे पहले ये समझना होगा कि जो बात अभी पहले हो चुकी है हमारे पास सब कुछ है। पाश्चात्य देशों की तरफ उनके खान पान की तरफ देखने की हमें बिल्कुल भी आवश्यकता
नहीं होगी। कौन से ऐसे तत्व हैं जिनका महत्व पाया गया? जो बातें मैं बताने वाली हूँ, ये जितनी मेडिकल अंडरस्टैंडिंग चाइना, स्पेन, इटली, अमेरिका, जहां से जितनी साइंटिफिक स्टडीज एकत्रित हुई हैं, मेडिकल ड्रग थेरेपी में भी और न्यूट्रिशन थेरेपी में भी, ये उन सब का एक मिश्रण है जो मैं आपके सामने आज रख रही हूँ। भारतीय परिवेश में मैं आपको ये बात बता दूं कि बहुत मुख्य रूप से एक चीज देखी गई है कि हम लोग प्रोटीन का उपयोग बहुत कम करते हैं। प्रोटीन का महत्व कैसे है? शरीर में जितना कुछ बनना है, जितनी रिपेयर होनी है, जितनी बनावट होनी है, बीमारियों से लड़ने के लिए जो सफेद रक्त कोशिकाएं बननी हैं, हर चीज के लिए हमें प्रोटीन चाहिए। पुराने समय की अगर हम बात करें तो हमारे भोजन में प्रोटीन पर्याप्त होता था, परंतु आजकल हम बहुत ज्यादा, जैसा डॉक्टर अशोक सर ने कहा, कार्बोस की तरफ ही, स्वाद की तरफ ही भाग गए हैं। 70% तक लोग जो हैं वो प्रोटीन के डेफिशिएंट हैं, उनमें पर्याप्त प्रोटीन नहीं है। और ये एक मुख्य कारण है कि हम लोग लगातार डायबिटीज में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे में मोटापा बढ़ रहा है, हृदय रोग बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ये इन चीजों का एक मुख्य कारण ये, क्योंकि पेट तो भरना ही है, तो हम वो ऊर्जा वाली चीजों से भरते हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनाज आता है। अनाज की बात मैं इसलिए बाद में करूंगी क्योंकि ये भी देखा गया है कि कोरोना में जो मरीज मोटे थे उनके ऊपर इसकी मार अधिक पड़ी, उन लोगों में इससे लड़ने की क्षमता कम देखी गई थी। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने लोगों को समझाएं कि कैसे हम अपने आहार को ठीक करें। क्योंकि मैं इतने विद्वानों से बात कर रही हूँ, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। कार्बोहाइड्रेट की जो चीजें हैं वो अधिक से अधिक 2 घंटे के अंदर पच के, चबा के, पच के, उपयोग होके शरीर से निकल जाती है। प्रोटीन की वस्तुएं जितनी होती हैं वो वस्तुएं कम से कम 4 घंटा लेती हैं, तब जाके वो पूरी तरह से शरीर से निकलती है। अर्थात जहां आपने भोजन में प्रोटीन की वस्तुएं जोड़ी, वहां पर भोजन का पचना धीमी गति से होने लगेगा, तो ऊर्जा भी धीमी गति से निकलेगी, अर्थात शरीर के ऊपर लोड भी कम पड़ेगा। एक हद तक जो वसा है वो भी हमारे शरीर में असल में भोजन को धीरे धीरे ही शरीर से पचने देती है। एक हद तक अगर तली हुई चीज है तो वहां पर वसा अलग प्रकार से काम करती है, और जहां पर वैसे खाना बनाने के लिए वसा का उपयोग किया जाता है वहां उसका उपयोग अलग तरह से होता है। अर्थात अगर प्रोटीन, वसा, कार्बोज, रेशा, विटामिन, सारा मिश्रण हम खाते हैं तो वो भोजन धीरे धीरे पचता है, शरीर पे लोड नहीं पड़ता, 4 घंटे तक आराम से आपका समय निकल जाता है और आपको बार बार भूख नहीं लगती। क्योंकि जहां हमने अधिक कार्बोहाइड्रेट लिया वहीं पे इंसुलिन अधिक निकलता है, खून में इंसुलिन फैलता रहता है, एज अ रिजल्ट आपको और भूख लगेगी। कार्बोहाइड्रेट में भी तरल पदार्थों में, जैसे ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, शक्कर वाली चीजें हैं, ये तो मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट में ऊर्जा दे देती हैं, और इंसुलिन भी उसी प्रकार से बढ़ता है, तो इसलिए बच्चों को और भूख लगती है और वो अधिक खाते हैं। तो फिर बात ये आती है कि हमें करना क्या है।
इसी के साथ साथ ये मैं बता दूं कि प्रोटीन तो ठीक है, हमें कुछ तत्वों के ऊपर खास ध्यान देना है। विटामिनों की अगर बात करें तो विटामिन ए इसमें बहुत महत्व रखता है। विटामिन ए इसलिए क्योंकि ये जो हमारी त्वचा का ऊपरी सतह है, एपिथेलियल टिश्यू है, इसे स्वस्थ रखने में, हमारे सेलुलर और इंटरसेलुलर मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखने में विटामिन ए का बहुत रोल होता है। सिर्फ ऊपर से दिखने वाली त्वचा नहीं, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की त्वचा है, खाने की पाइप की है। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर त्वचा ही स्वस्थ नहीं है तो इन्फेक्शन तो अंदर जाएगा ही ना। इसलिए विटामिन ए का रोल है। विटामिन डी नेचुरल है कि क्योंकि धूप जब हमारी त्वचा पे पड़ती है तो विटामिन डी बनता है। तो स्पेन और इटली में विटामिन डी जो था वो बहुत ही कम देखा गया था, बहुत कम उन लोगों में विटामिन डी होता है। और विटामिन डी की एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटीबैक्टीरियल नहीं, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, और ये एक्यूट इन्फेक्शन को लड़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां तक विटामिन सी की बात है, जो खटाई वाला विटामिन हम लोग कहते हैं, ये जितना भी कनेक्टिव टिश्यू होता है शरीर का उसे बचाता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होता है फोलिक एसिड और लौह लवण आयरन, जिससे खून बनता है। उसके मेटाबॉलिज्म में, उसको पचाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना शाकाहारी भोजन में तो पर्याप्त मात्रा में आयरन का मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हम एक खनिज की बात करें जो आजकल बहुत भरमार में, और मैं ये क्यों बात कर रही हूँ ये मैं अभी आपको बताती हूँ, क्योंकि मेरी एक नजर घड़ी पे भी है, मेरे पास लिमिटेड टाइम है। वो है जिंक। जिंक जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है, और ये वो तत्व है जो कि ऐसा एक एंजाइम के लिए बहुत जरूरी है जो कि वायरस की एक्टिविटी को कम करने के लिए चाहिए। तो अगर जिंक पर्याप्त होगा तो वो एंजाइम काफी बनेगा, तो वायरस अगर है भी तो वो अपनी एक्टिविटी नहीं बढ़ा पाएगा। लास्ट में मैं ये बात कहूंगी न्यूट्रिएंट्स को लेके, पोषक तत्वों को लेके, कि लेटेस्ट रिसर्च ही आई है कोविड को लेके, क्योंकि ये इन चीजों को लेके बहुत बात हो रही है। तो लोग बहुत सियाने हैं, आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो लोग जितना डोज होना चाहिए उससे कहीं अधिक ले रहे हैं। तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? उल्टा नुकसान हो रहा है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? जहां तक हो सके भोजन ऐसा हो कि आपको ये तत्व वहां से मिले। तो फिर अब हम क्या करें? मैं सिंपल गाइडलाइंस दूंगी। एक्चुअली व्यक्ति विशेष के हिसाब से होता है, जैसे अभी सर ने बोला था, परंतु यहाँ वो बताना मुश्किल है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जहां तक हो सके इस वक्त शाकाहारी लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध या दूध की बनी वस्तुएं बहुत आवश्यक हो जाती हैं। उसमें दही बहुत ही जरूरी है। दिन में एक बार दही जरूर हो। दूध और दूध की बनी हुई वस्तुएं कुल दही मिला के, छाछ मिला के 500 ml तक हो जाए तो एक बड़ा आवश्यक विटामिन B12 शाकाहारी लोगों को भी पर्याप्त रूप में मिल जाएगा। मलाई उतार के उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक बात और यहाँ पर आती है कि हम सिर्फ दूध की अगर बात करते हैं तो क्या उसको मतलब अगर पसंद नहीं है तो हम कैसे उपयोग करें? मैं सिंपल से कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ। आटा पानी में गूंदने के बजाय दूध में भी गूंधा जा सकता है। दूध का प्रोटीन अपने आप में पूर्ण होता है, वो आटे के प्रोटीन को भी पूरा कर देगा। उसका पनीर बनाकर भी उपयोग किया जा सकता है। पनीर 200 ग्राम दूध का, 200 ml दूध का भी थोड़ा सा ही बचे बनेगा, आसानी से लिया जा सकता है, सब्जी बनाकर, रोटी में मिलाकर, किसी भी रूप में। मगर इस
समय दूध आवश्यक है। उसके बाद हम बात करेंगे दालों की। बीमारी में खिचड़ी का उपयोग बिल्कुल सही कहा गया है। हम क्यों मूंग की दाल का करते हैं, उसके जो हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं, they are simpler to digest and absorb, but at the same time I must tell you कि हमारी जो खड़ी दालें हैं, साबुत मूंग, साबुत उड़द, साबुत मसूर, छोले, राजमा, क्या आप जानते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके पीछे कई लोग फिश ऑयल वगैरह के कैप्सूल लेते हैं जिनका कोई फायदा नहीं है, वो इनसे अच्छी प्रकार से मिलते हैं, बहुत अच्छी प्रकार से मिलते हैं। और एक और बात, कई लोग कहेंगे कि हमसे ये पचता नहीं है। ये वो समय है जब इन खड़ी दालों को अंकुरित करके और इनका उपयोग करना चाहिए। अंकुरित करने से इनका प्रोटीन थोड़ा नरम हो जाता है, फाइबर भी अलग प्रकार से हो जाता है, इसमें जितने विटामिन और खनिज की हमने बात की है वो कई गुना बढ़ जाते हैं। और इसके पहले कि किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आए, मैं बता दूं कि अगर इसमें इतनी बढ़ोतरी हो जाती है पोषक तत्वों की कि अगर इसको हम थोड़ा सा मतलब तेल या घी में थोड़ा सा छौंक लगाकर भी खाते हैं तो इसका फायदा ही मिलेगा हमें। इसकी चटनी बनाई जाए, चाट बनाया जाए, खाना बनाए, जैसे भी दाल पकाई जाती है वैसे ही अंकुरित दाल को पकाया जा सकता है। इससे कई वजह, जैसे लॉकडाउन है कई जगह पे, सब्जी फल नहीं मिल रहा। अभी मेरी एक मरीज ने बोला है, वो अभी गर्भ से फ्री हुई है, लैक्टेटिंग मदर है, और कह रही है कि घर के लोगों ने सब्जी फल लाना बहुत लिमिटेड कर दिया है क्योंकि उनको डर है कि कहीं कोई इन्फेक्शन घर के अंदर ना आ जाए। अब आप ये देखिए कि अगर हम अंकुरित कर लेते हैं दाल को और हफ्ते में 3 से 4 बार इनका उपयोग कर लेते हैं, बहुत हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हम उपयोग कर लेंगे। दिन में 2 बार, एक बार सुबह दोपहर के खाने में, एक बार रात के खाने में दाल का उपयोग आवश्यक है। नहीं करना है, शाम की चाय के साथ भुने चने, भुनी मूंगफली, इनका उपयोग करके भी इनका उपयोग किया जा सकता है, इनका उपयोग करके भी आप पूर्ति कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर एक और वस्तु जिसका बहुत काम है, जो पहले तो रेगुलर ये चीजें उपयोग होती थी, जिसमें आती है तिल है, आपके सनफ्लावर सीड्स हैं, तरबूज खरबूजे के बीज हैं। ये जो बीज हैं, अगर इनका सेवन 2 छोटा चम्मच, केवल 2 छोटा चम्मच रोज का किया जाए, आप हैरान होंगे जिस जिंक की हम बात कर रहे हैं, जिस सेलेनियम की हम बात कर रहे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात कर रहे हैं, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, आपके अंदर पूरा सप्लीमेंट जाएगा। और ये इनमें इनका कोई स्वाद नहीं होता। जिसने खाया है सबको पता होगा इनका स्वाद नहीं होता। लड्डू में डालो तो मीठे हो जाएंगे, सब्जी में डालो तो पता नहीं चलेगा। तो भाई रोस्ट करके अगर इनको आप पाउडर करके भी उपयोग करते हैं, आटे में मिला लीजिए, दाल में डाल लीजिए, किसी भी चीज में कर लेते हैं, तो भी ये पूरी तरह से काम करेंगे और बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। बड़ा आसान तरीका है। अब इसके बाद सब्जियों और फलों की अगर हम बात करें तो दरअसल देखा जाए तो इस वक्त जो सब्जियां आ रही हैं, हम लोग बहुत लकी हैं। भारतवर्ष जैसे देश में रहते हैं, मौसम बदलता है, आवश्यकता अनुसार सब्जी और फल हमें मिल जाते हैं और हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें जो मौसम की चीज है उसका उपयोग करना है। आपने उसको संरक्षित करने के जितने वो थे पेस्टिसाइड्स थे, उनको भी काट दिया। आपको ताजा मिल रहा है, आप उसका उपयोग करिए। और फलों में इस वक्त भी छिलने वाले फल, आम आ रहा है, केला उपलब्ध है, इनका उपयोग बहुत आवश्यक है। डायबिटिक्स को लेके हम गाइडलाइंस स्पेसिफिक देते हैं, लोगों के हिसाब से, जो मरीज है उसके हिसाब से देते हैं, इसलिए उसकी बात मैं यहाँ पर नहीं कहूँगी। वहाँ पर उनको ध्यान से उपयोग करना चाहिए, उसका एक तरीका है उपयोग करने का।
और जहां तक सब्जियों की बात है, जो भी सब्जी आती है, अगर हम अपनी प्लेट को देखें, हम अपनी थाली को देखें, तो मॉडर्न परिवेश में आधी प्लेट जो है, एक हिस्सा फल, एक हिस्सा सलाद, एक हिस्सा पकी हुई सब्जी हो, दूसरे हिस्से में दूध या दूध की बनी हुई वस्तु हो, दालें हो, और तीसरा हिस्सा अनाज का आएगा। मतलब पहले हम इसको आधा हिस्सा अनाज का कहते थे, अब हम तीसरा हिस्सा कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी इतनी शारीरिक काम नहीं कर रहा, व्यायाम नहीं कर रहा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, परंतु बाहर जाकर जितना मैं करती थी, सारा दिन हॉस्पिटल में ऊपर नीचे जाना होता था, उतना मेरा नहीं हो पा रहा है। कितनी भी कोशिश कर लूं, कितना भी अवेयर हो जाऊं, इसलिए अनाज को कम करना है। मगर यहाँ पर फिर से मैं बताऊं, हम लोग बहुत लकी हैं, बहुत ही लकी हैं, क्योंकि कोविड के लिए जो गाइडलाइंस आ रही हैं, हमारे पास तो वो सब कुछ है। हमारे पास ज्वार है, बाजरा है, कोडू है, कुटकी है, दलिया है, दालें हैं, मक्का है, मक्के का तो मौसम भी आ गया, विटामिन ए, पीला रंग मक्के का, पॉपकॉर्न, ना ज्यादा वसा ना कुछ, पेट भी अच्छे से भरे, सभी मिनरल्स अच्छे से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बाजरा, ज्वार, फोलिक एसिड, कैल्शियम, जिस चीज की मैंने बात की है, मुझे रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। मेरे को पता है, अगर मेरे पास जो व्यक्ति आया है, हफ्ते में 2 बार भी इन आटों का उपयोग कर लेते हैं, रोज बिना चना आटा उपयोग कर रहे हैं, चना और गेहूं का आटा मिश्रित करके उपयोग कर रहे हैं, हो सके तो उसको दूध में गूंद के उपयोग कर रहे हैं, वो व्यक्ति के अंदर प्रोटीन भी, कैल्शियम भी, जिंक भी, सभी वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में जा रही हैं। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। जहां तक वजन की बात है, नॉर्मली जो अभी गाइडलाइंस हैं, क्योंकि हम बैठ के काम करते हैं, एक पुरुष को दिन में 3 रोटी, रात में 3 रोटी के बराबर अनाज उपयोग करना चाहिए। पर अगर इस समय आप वजन नियंत्रण में करना चाहते हैं, तो आप 2 रोटी दोपहर को कर दें, 2 रोटी रात को। महिलाओं के लिए 1 रोटी दोपहर में और 1 रोटी रात में पर्याप्त होती है, कम लगती है। इसीलिए अगर आपकी थाली में दाल भी होगा, दही भी होगी, सलाद भी है, सब्जी भी है, तो आपका पेट भरेगा, आराम से भरेगा। साथ में अगर आप खासकर अगर आप पानी पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, तो आपका पेट भरेगा। 2 बातें खास। पहली बात ये कि पानी पर्याप्त पीना है, ये बहुत आवश्यक है। जरा सी भी खांसी होती है तो जो फ्लेम बनती है, उसके लिए, उसको साफ करने के लिए पानी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। इसमें गर्म पानी और जो काढ़ा बताया गया है वो बहुत इफेक्टिव है। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी भुक्तभोगी रही हूँ। इस दौरान मैंने उपयोग किया और मुझे 2 घंटे के अंदर फर्क लगा। ये एक बात हो गई। पानी कितना, अपने वजन को 40 से गुना करिए, जितनी मात्रा आती है उतना वजन आपको, उतना पानी आपको पीना है। यदि मेरा वजन 55 किलो है, तो मेरी आवश्यकता है कि मैं 2.25 लीटर पानी कम से कम दिन भर में जरूर पीऊं। इसी प्रकार से दूसरी बात जो मैं कह रही हूँ, हालांकि ये बहुत आसान है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब महानुभवी जो सुन रहे हैं मेरी बात, इस बात को जरूर फैलाएंगे कि कृपया ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो बाजार के बिस्किट्स, कुरकुरे, ब्रेड, टोस्ट, ये चीजें इतनी खाई जा रही हैं, इनका उपयोग नहीं होना है। इनका उपयोग न के बराबर, अर्थात गाइडलाइंस तो ये हैं कि सप्ताह में 1 बार होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इनके उपयोग से ये हो रहा है कि ब्लड शुगर्स बढ़ रही हैं,
ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसी के साथ में दिल की बीमारी की बढ़ रही है। और ये वयस्कों में नहीं हो रहा, ये वयस्कों में ही नहीं हो रहा, ये हमारे बच्चों में हो। दरअसल अगर हमें थोड़ा सा भी ध्यान हो तो हमें इन चीजों के ऊपर आवाज उठाने की आवश्यकता है। इतने घटिया प्रकार के खाने और वस्तुएं हमारे बच्चों को एडिक्टेड बना रही हैं कि उनको फिर घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। इस बात का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। अगर हम इन चीजों का ध्यान रखते रहेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो इतने अच्छे से बढ़ी रहेगी कि हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं घड़ी की तरफ देख रही हूँ, मैंने अपने समय सीमा में अपनी बात समाप्त कर दी है। अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैंने चैट बॉक्स ऑन कर दिया है जी। अगर किसी के प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में जाके मैडम से कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। अथवा किसी का प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे, ये भी कर सकते हैं। अगर किसी का कोई क्वेरीज हो तो डॉक्टर शुक्ला ने हाथ उठाया है, डॉक्टर रंगनाथ शुक्ला ने। जी 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 सर, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। जी 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 हाँ, आवाज आ रही है ना मैडम? जी जी हाँ, पूछिए पूछिए सर। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। हाँ, तो हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए यदि देशी घी के उपयोग के बारे में या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या उनके और देशी घी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक चम्मच देशी घी लिया जा सकता है प्रतिदिन? जी 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 जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सर, थैंक यू प्रश्न के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न। सबसे पहली बात, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का है, एक तो वो जो शरीर खुद ही बनाता है और दूसरा जो हम ऊपर से लेते हैं। मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप शाकाहारी हैं तो आप रोज चाहें तो 1 से 1.5 चम्मच देसी घी का उपयोग कर सकते हैं। शर्त ये है कि घी को आप गरम नहीं करेंगे। घी गरम करके बनता है ना, उसको दोबारा गरम नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको घर में दाल जो है वो घी से छौंकवानी है, तो आप पहले प्याज या जीरा जो भी है उसे कढ़ाई में डालिए, उसको आग पे रखिए, धीमी आग पे रखिए, ऊपर से घी डालिए। जैसे जैसे घी पिघलेगा वो उस चीज को पका देगा और आप उसका उपयोग करें, या बेहतर होगा कि आप इसका उपयोग रोटी के ऊपर लगा के, दाल के ऊपर डाल के करें। आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, वैसे तो ये गाइडलाइंस डिपेंड करती हैं कि आपकी रिपोर्ट कैसी है, पर मैं एक जनरल गाइडलाइन दे दूं आपको। मूंगफली का तेल और सरसों का तेल बहुत ही अच्छा होता है हम भारतीय लोगों के लिए, इसलिए वो ऑलिव ऑयल और ये सारे तेलों की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके लिपिड प्रोफाइल में अगर केवल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैं सनफ्लावर तेल कुछ दिनों के लिए खाने को कहूँगी, हमेशा के लिए तब भी नहीं कहूँगी, क्योंकि एक तेल में ये क्षमता नहीं है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप 1 चम्मच घी आसानी से लें, आप उसी के साथ में मूंगफली का सर क्लियर नहीं आ रहा क्या? सॉरी सर, उनका कहना है कि कोलेस्ट्रॉल इज नॉर्मल। फाइन सर, अगर ट्राइग्लिसराइड्स रेज्ड हैं तो मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन ही दे देती हूँ। 1 हिस्सा चना और 3 हिस्सा गेहूं का आटा, इस आटे की रोटी लीजिए। पहली एक बात ये हो गई, सप्ताह में
3 से 4 बार जी साबुत खड़ी दालों का उपयोग करिएगा। जी। इसका छिलका ट्राइग्लिसराइड्स को लो करने में बहुत बढ़िया है। सारे दिन में तेल का उपयोग 2 बड़ा चम्मच से ज्यादा ना हो, अर्थात 15 से 20 ml, 3 से 4 छोटा चम्मच, और ये मूंगफली का तेल होना चाहिए और सरसों का तेल होना चाहिए। जी और साथ ही साथ में पैदल चलना आपके लिए आवश्यक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अगला एक सवाल डॉक्टर अतुल वासरने सर का भी आ रहा है। थैंक यू मैम। डॉक्टर अतुल वासरने सर। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाह रहा था, स्प्राउट्स के बारे में बहुत ज़्यादा मतभिन्नताएं हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार तो ये गलत है ही, अपक्व है, अंकुरित है और वो उस अवस्था में नहीं है। और इसके अलावा वैसे भी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इसमें पाए जाते हैं, ई कोलाई के बारे में और यूरिनरी के बारे में, तो क्या आपके अनुभव में ऐसे पेशेंट कोई आए हैं जिसमें आपने लंबे समय स्प्राउट्स खिलाया है और उसके साइड इफेक्ट्स मिले हो बजाय इफेक्ट्स के? कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हमारे आयुर्वेद में बिल्कुल ही मना किया गया, मैं आपको बताऊं। हाँ सर, मैं बिल्कुल मना तो नहीं करती। मैं आपको अब सच बात बता दूं, और मैंने कहा था ये बात, मैंने ये कही थी ये बात, मैं स्प्राउट्स के ज्यादा हक में नहीं थी। कुछ कारण है। पहली बात, पानी किस प्रकार का उपयोग होगा, खासकर क्योंकि मैं गांव वगैरह में भी काम करती हूँ, इसलिए मैं स्प्राउट्स नहीं एनकरेज करती। पानी गंदा हो सकता है। महिलाएं अधिकतर बनी हुई चीज घर की फेंकती नहीं है। स्प्राउट्स में तिलकन भी आ जाएगी तो भी उसको धो के उपयोग करने लगेगी। ये जहर हो सकता है। मैं इसके हक में नहीं हूँ। मगर इस समय मैंने ये बात कही, इस समय जिसको सब्जी, कोविड के समय जिसे सब्जी फल खाने से डर लग रहा है, तो ये समय है, आप घर के अंदर हैं, ताजा अंकुरन बनाएं, अंकुरित बनाएं, उसे जरा सा हल्का सा पका लें और फिर उसका उपयोग करें। तो फलों और सब्जियों के जो विटामिन और मिनरल हैं और रेशा है, उसका उपयोग, उसका फायदा आपको मिलेगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, और ये रिसर्च बेस्ड है, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है इस पे, कि यही फायदा आपको मिलेगा अगर आप, जो आपकी चाय पत्ती होती है, एक चुटकी चाय पत्ती को आप कप में डालिए और उबलता पानी ऊपर से डाल दीजिए। उसमें दूध नहीं मिलाना है। आप शक्कर मिलाना चाहें तो मिलाएं, नहीं तो मत मिलाइए। आप ये वाली चाय अगर पीते हैं तो वो वस्तुएं जो कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सब्जियों और फलों से मिलती हैं,